नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 15 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 26 को आए हुए अभी 15 दिन ही हुए हैं, इसलिए अभी आदत नहीं पड़ी है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो लीव ईरान अवॉइड प्रोटेस्ट साइट इंडिया टेल इट्स नेशन। मतलब कि भारत ने भारतीय लोगों को कहा है ईरान में कि जितनी जल्दी हो सके आप ईरान को छोड़ दें और प्रोटेस्ट साइट से दूर रहें, क्योंकि ईरान में कभी भी हमला हो सकता है। वेस्टर्न जो मीडिया है उसने क्लेम किया है कि 20,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ईरान, इराक इन सब चीज़ों के मामले में हमेशा ही झूठ बोलती आई है। वो फेक न्यूज़ होते हैं जिसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। ईरान की सरकार का जो आंकड़ा है वो है 2,500 के करीब में, लेकिन माना जा रहा है कि उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्वतंत्र मीडिया समूह वहाँ से काम ही नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट इत्यादि चीज़ें जो हैं 100% बंद कर दिया गया है। तो इसके कारण से भारत सरकार ने ये जारी किया है। इसके अलावा कई सारे एयरलाइंस की कंपनियां हैं जो ईरान के ऊपर से अब अपना रास्ता नहीं चुन रही हैं, वो दूसरे रास्ते से होकर के यूरोप और इत्यादि देशों में जा रही हैं, क्योंकि वातावरण बहुत टेंस हो गया है। वेनेजुएला संकट याद कीजिए, उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि एक बार वेनेजुएला हो जाने के बाद खाड़ी देशों में अशांति आएगी, जिसमें से पहला जो होगा वो ईरान ही होगा और उसका आपको दिख ही रहा है। ईरान के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना जल्दबाजी होगा क्योंकि स्थिति जो है वो पल पल बदल रही है। देखते हैं कि इस सप्ताह में या 24 घंटे 48 घंटे में क्या चीज़ें हो सकती है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक भारत का एक जहाज़ है जिसको INS क्या कहा जाता है, INSV कौंडिन्य कहा जाता है। ये पारंपरिक तरीक़ों से जिस प्रकार से प्राचीन भारत में जहाज़ बनाए जाते थे उसी तरीक़ों का उपयोग करते हुए इस जहाज़ को बनाया गया और अभी दुनिया में अलग अलग जगहों पर यह भ्रमण कर रही है, जिसमें अभी मस्कट पहुंची है, ओमान के करीब में पहुंची है। तो इस जहाज़ के बारे में भी हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। आज का जो अपना मुख्य टॉपिक वो भारत और जर्मनी के संबंध है। आपको पता ही होगा कि हमेशा ही कोई IR का इस प्रकार का टॉपिक आता है तो एक बार बेसिक उसके देखते हैं और फिर उसको कंक्लूड करते। तो आज हम लोग उस टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ के उसको इकट्ठा करके रख लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैलेंजेज हर चीज़ को। इसके अलावा इंद्रपुरी बैराज के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही हिस्टोरिक ये MOU है जो बिहार और झारखंड के बीच में साइन हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज। एक चीज़ और है, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कल से कि अप्रैल में AEDO का एग्ज़ाम है, तो AEDO पर ध्यान दें या 72 पर में ध्यान दें। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, दोनों एग्ज़ाम के प्रकृति बिल्कुल ही अलग अलग है। अगर जनवरी में AEDO हो रहा होता तो मैं आपको खुद ही बोलता था कि भाई AEDO पर ध्यान दें, AEDO की पढ़ाई करें और आप एग्ज़ाम दे सकते, क्योंकि उसके बाद से आपके पास में 9 मंथ बचते थे प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। लेकिन चूंकि AEDO का एग्ज़ाम अब अप्रैल में चला गया है और मई में BPSC का नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए अगर आप AEDO में लगेंगे तो BPSC के लिए आपके पास में बिल्कुल भी समय ही नहीं बचेगा। नहीं बचेगा का मतलब नहीं बचेगा, ख़ास तौर से उन बच्चों का जिनका मेंस का भाग पोर्शन जो है वो तैयार नहीं है। तो अगर आप 72 और AEDO में अगर आपका GS बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, मेंस तैयार नहीं है, तब तो केवल 72 पर, या अगर आपको AEDO देने की इच्छा है तो केवल AEDO पर में ध्यान दीजिएगा। आपका मेंस बहुत अच्छे से तैयार है, आपका GS भी बिल्कुल अच्छे से तैयार है, तो AEDO में आप बैठ सकते देने के लिए। अन्यथा आप BPSC की ही तैयारी कीजिए, सीटों की संख्या अत्यधिक होगी और मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा और आपका फिर से सितंबर में एग्ज़ाम होगा। जनवरी से मई तक का अगर आपका समय निकल जाता है तो उसके बाद पढ़ने का समय होता ही नहीं है। उसके बाद टेस्ट सीरीज इत्यादि मार्केट में आ जाते हैं, फिर से आप उसी स्थिति में होंगे, बिना रिवीजन बिना पढ़ाई के टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। इसलिए ये जो 5 मंथ है यही है 72 की तैयारी के लिए समय। इसके बाद कोई समय होगा ही नहीं। उसके बाद तो प्रीलिम एग्ज़ाम आ जाएगा नोटिफिकेशन आते ही। ज़रा इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग। बाइलिंगुअल ही होगा। भारत और जर्मनी के संबंधों को हुआ क्या है, जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा हुई है और उस दौरान भारत और जर्मनी ने कई सारे आयामों पर वार्तालाप की है, जिसके कारण से इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है आपके प्रीलिम के दृष्टिकोण से भी, मेंस के दृष्टिकोण से भी। प्रीलिम के दृष्टिकोण से मैंने क्विज में AEDO प्रैक्टिस क्विज में मैंने जर्मनी की मैपिंग करवाई थी और आज भी क्विज दिया है, उसमें भी यूरोप की मैपिंग है। तो आप प्रीलिम के दृष्टिकोण से, और इस वीडियो में भी हमने किया था, जर्मनी के मैप को देखा था, उसके बाउंड्री कंट्री को देखा था, वहाँ के पर्वतों को देखा था, नदियों को देखा था। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
तो उसे ज़रूर ही प्रिपेयर करके जाएं। बाकी मेंस के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है बीपीएससी का, अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग फॉर्मेट में आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है कि भारत और जर्मनी के संबंध आज के दौर में क्या महत्व रखते हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसे स्पष्ट करें। तो आपको समझना पड़ेगा और पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे 4 पेज के हिसाब से। भारत और जर्मनी के बीच में करीब $50 बिलियन का यूएसडी का व्यापार है और भी कई सारे क्षेत्रों में हम सहयोग करते हैं। समय के साथ हमारे संबंधों में कई सारे परिवर्तन आए हैं। पहला जो चरण था हमारा और जर्मनी के संबंधों का, वो था 1951 से 1970 के बीच का। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकला था, बिल्कुल ही बर्बाद प्रकार का देश था, लेकिन बहुत तेज़ी गति से इसने खुद को विकसित किया है। भारत और जर्मनी ने वर्ष 1951 में राजनयिक संबंध स्थापित किया। युद्धोत्तर काल में जर्मनी भारत के लिए महत्वपूर्ण विकास और तकनीकी भागीदार के रूप में उभरा, जिसने औद्योगिक प्रशिक्षण, अवसंरचना, क्षमता निर्माण और कई सारी चीज़ें हमें प्रदान की जो उस समय भारत को बनने के लिए बहुत ज़रूरी थे। जैसे कई सारे हमारे पीएसयू को स्थापना में उसने मदद किया, स्टील प्लांट की स्थापना में उसने मदद किया। इसके अलावा आईआईटी और कई सारे प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना में भी जर्मनी ने सहयोग किया। न केवल तकनीकी बल्कि एकेडमिक स्तर पर भी उसने सहयोग करने का प्रयास किया था। जो सेकेंड फेज है हमारे संबंधों का, वो शुरू होता है 1970 से 1989 के दौर में। आपको पता ही होगा कि जर्मनी डिवाइड हो गया, बट गया। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी 2 भागों में बढ़ जाता है। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के कंट्रोल में रहता है और उस पर समाजवादी विचारधारा का शासन होता है। वहीं पर वेस्ट जर्मनी जो है, इस पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का शासन रहता है। ये खुद को अमेरिका के साथ में जोड़ता है। शीत युद्ध के गठबंधनों ने रणनीतिक संबंधों को और भी सीमित कर दिया, क्योंकि भारत ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जबकि जर्मनी नाटो के सदस्य के रूप में बना रहा। इसके बावजूद आर्थिक सहायता, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जारी रहा, परंतु राजनयिक और रक्षा संबंध जो है वो कहीं न कहीं सीमित हो गया, क्योंकि यह अमेरिका के पक्ष में था और अमेरिका के पक्ष में होने के कारण से हमसे इसके कुछ रक्षा सहयोग इत्यादि स्थापित नहीं हो पाए थे। लेकिन 1991 होगा, यूएसएसआर का फॉल हो जाएगा और उसके बाद भारत और जर्मनी के संबंध नए प्रकार से शुरू होते हैं, जिसको कहा जाता है शीत युद्ध के उपरांत की पुनर्संरचना, यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर रीओरिएंटेशन। इस दौर में भारत और जर्मनी का व्यापार जो है, निवेश जो है, रक्षा समझौता है, इसके अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमने काफ़ी बेहतर संबंधों को एक्सप्लोर किया। जर्मनी का एकीकरण का मतलब वही है 2 भागों में बटा हुआ जर्मनी, वो वॉल गिराया जाता है और वॉल गिराने के बाद जर्मनी का पुनः एकीकरण होता है। वैसे जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो विस्मार्क को पढ़ते हैं। विस्मार्क के बारे में आपने पढ़ा है क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में? वर्ल्ड हिस्ट्री जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उन्होंने तो पढ़ा ही होगा विस्मार्क के बारे में। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का विस्मार्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके एक सुदृढ़ और मजबूत जर्मनी बनाने का जो श्रेय है विस्मार्क को जाता है। उसी प्रकार से भारत के अलग अलग छोटे छोटे रियासतों को जोड़ करके एक सुदृढ़ और एक पूरे कंप्लीट से स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का जो हम लोग देते हैं श्रेय, वो सरदार पटेल को दिया जाता है। तो कभी समय मिले, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं भी हो, तो इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटरों को पढ़ना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो विस्मार्क के बारे में पढ़िए कि किस प्रकार से उसने एकीकरण किया था, क्या नीतियाँ थी। सरदार पटेल के बारे में पढ़िए कि क्या उनकी नीतियाँ थी, क्योंकि आप जिसमें जा रहे हैं वहाँ पर अच्छे माइंड वाले लोग चाहिए होते हैं जिन्हें पता हो इन चीज़ों के बारे में। भारत का वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग में तेज़ी से विस्तार हुआ। विशेष रूप से विनिर्माण, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत ही अच्छा काम किया हम दोनों देशों ने। जब से भारत का एलपीजी की नीति जब से भारत की शुरू हुई, उसके पश्चात ये सब कदम उठाए गए हैं। तीसरा चरण जो शुरू होता है बंधुओं, वो 2000 के दशक में है, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को एलपीजी के बाद 10 वर्ष पूरे हो गए थे और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बूम कर रही थी। बूम का मतलब हम सेकंड डिजिट तक में ग्रोथ रेट को हासिल कर रहे थे और सेवा सेक्टर में हम परचम लहरा रहे थे। आईटी क्षेत्र में हम दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे थे। वर्ष 2000 में भारत और जर्मनी ने औपचारिक रूप से एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिससे राजनीतिक संवाद को संस्थागत रूप दिया गया। साइंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कई सारे जो मल्टीलेटरल मंच होते हैं उनका उपयोग करके हमने अपने सहयोगों को विस्तार देना प्रारंभ किया। ये तीसरा चरण, चौथा चरण है हमारे संबंधों का। पहला क्या था? आज़ादी के ठीक बाद। दूसरा क्या था? जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तीसरा क्या था? आफ्टर कोल्ड वॉर यानी कि 1991। चौथा क्या है? रणनीतिक साझेदारी का चरण इसको कहा जाता है, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भी अब हम साथ में काम करने को तैयार होंगे।
और पांचवा चरण जो है 2011 से 2019 को कहा जाता है। इसमें अंतर सरकारी परामर्श, इंटर गवर्नमेंटल स्तर पर कई सारे जगहों पर हमने क्या किया, वार्तालाप करना शुभारंभ किया और संबंधों को उच्च विश्वास वाली साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। रिन्यूएबल एनर्जी और उसके अलावा क्लाइमेट, शहरी विकास, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित हुआ। जैसे कि जर्मनी में भारत के साहित्यों को, भारत की भाषाओं को पढ़ाने की शुरुआत की गई। भारत में भी जर्मन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं पढ़ाना शुरू किया गया, क्योंकि अगर आप जर्मनी का पासपोर्ट इत्यादि चाहते हैं काम के लिए तो आपको जर्मन भाषा आना चाहिए, ये अनिवार्यता है वहाँ पर। हाल में इसमें ढील जरूर दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है जर्मनी जैसे देशों में जाने के लिए। तो इन सब क्षेत्रों में जब विस्तार होना शुरू हुआ, यानी कि अब लोगों से लोगों के बीच में सहयोग होगा, आवाजाही ज़्यादा होगी। भारत के कई सारे लोग जर्मनी में जाकर के पढ़ते हैं। भारत के कई सारे साहित्य और पुराने साहित्य जो हमारे क्लासिकल साहित्य वो बहुत फेमस है वहाँ पर। भारत में या दुनिया में लोग जर्मनी को किस लिए जानते हैं? एक जानते हिटलर के लिए, एक जानते फिलॉसफी के लिए। जर्मन फिलॉसफर जो होते हैं ना, वो क्या कहा जाए आपको, मतलब बिल्कुल ही अलग होते हैं। पढ़िएगा कभी अगर आपको लगे। जैसे भारत के जो एक लेखक हैं महाकवि कालिदास, उनको महाकवि की जो संज्ञा है ये जर्मनी के राइटरों ने दिया। बिल्कुल सही सुन रहे आप। उन्होंने जब पढ़ा कालिदास को तो उनको लगा कि इससे बेहतर तो दुनिया में कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा कालिदास पर टिप्पणी आपको बाहरी किसी देश में देखना तो जर्मन राइटरों ने दिया है ना। तो साहित्य प्रेमी होते हैं वो लोग, फिलॉसफी प्रेमी होते हैं, वॉर करना भी, युद्ध करना भी जानते हैं, टेक्नोलॉजी में भी उन्नत हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, जबकि छोटा सा है, आबादी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। सोचिए ज़रा कितनी उन्नत अर्थव्यवस्था होगी। तो जर्मनी हमेशा से ही कल्चरल रूप से समृद्ध देश रहा है। ज्ञान, विज्ञान, फिलॉसफी हर क्षेत्र में उसका परचम रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उसकी जानते हैं स्थिति क्या थी, आधे यूरोप पर कब्जा कर चुका था वो। बाकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको बर्बाद कर दिया गया, बिल्कुल ही लूट लिया गया था। रूस की जो रेड आर्मी है जब वहाँ पर घुसी तो वहाँ पर इतनी महिलाओं के साथ गलत काम किए गए, बलात्कार किए गए कि जर्मनी में एक पूरा जनरेशन पैदा हुआ जिनकी माएँ तो जर्मन थी लेकिन पिता उनके रूसी थे और उनको पता भी नहीं था कि उनका पिता कौन था। वॉर विक्टिम थी वो सारी। इस प्रकार का जर्मनी आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश है। पढ़िएगा उसके इतिहास के बारे में, बड़ा रोचक है, बहुत कुछ मिलता जुलता है हमसे। इंडो पैसिफिक अभिसरण, अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, औद्योगिक सहयोग, हरित हाइड्रोजन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां और कुशल गतिशीलता के संबंधों में बदलाव आया। जर्मनी 2022 के हरित और सतत विकास साझेदारी के तहत भारत को 2030 तक 10 अरब यूरो उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम चूंकि डेवलप्ड देश हैं और आप विकासशील देश हैं, इसलिए हम आपको टेक्नोलॉजी मुहैया करवाएंगे जिसके जरिए आप कहीं न कहीं आगे आएंगे और उससे ग्रीन जो एनर्जी है या ग्रीन ट्रांजिशन जो है, एनर्जी में ट्रांजिशन, उसमें आपको मदद मिलेगा और पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचेगा। क्योंकि भारत प्रमुख क्या है तो इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेज इत्यादि का। तो ये भी एक हमारे बीच में साझेदारी का स्तर है जिसे आपको समझना चाहिए। तो 6 चरण हैं हमारे संबंधों के बारे में, जिन चरणों का अगर आप जिक्र करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब ज़रा समझते हैं सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहला तो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन ही है। रक्षा सहयोग भारत जर्मनी के संबंधों का एक सबसे प्रमुख स्तंभ है, जिसमें सैन्य सहयोग, रणनीतिक संवाद, रक्षा, औद्योगिक सहयोग इत्यादि शामिल है। इसके अलावा हम लोग कई सारी चीज़ों को खरीद बिक्री भी करते हैं। जर्मनी के मिलन नौसेना अभ्यास, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, तरंग शक्ति वायु अभ्यास भागीदार है। इसके साथ साथ हमने हाल के दिनों में जर्मन टैंक के बारे में कई सारे स्तरों पर डील करने का प्रयास किया है। वो डील जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। DRDO और जर्मनी की जो एजेंसी है BAANBW, ये वहाँ की एजेंसी है। ये दोनों एजेंसियाँ भी आपस में सहयोग करते हुए काम करती है, यानी कि रक्षा सुरक्षा में भी हमारा सहयोग स्थापित है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आतंकवाद विरोधी सहयोग, भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो जर्मनी उसका बढ़ चढ़ करके खुल करके उसका आलोचना करता है और कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदा करता है और हमारा समर्थन भी करता है आतंकवाद जैसी चीज़ों को लेकर के। तो ये दूसरा सहयोग का क्षेत्र हो गया। एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन की बात की गई है। तीसरा जो है व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग, आपको पहले ही बताया मैंने, आज़ादी के बाद से ही भारत में कई सारे PSU, कई सारे स्टील प्लांट, कई सारे औद्योगिक जो प्लांट हैं उन्हें स्थापित करने में जर्मनी के टेक्नोलॉजी का सहयोग रहा है। तो व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग,
जिसमें 2024 में 50 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक हो गया हमारा व्यापार। यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार का 1/4 से अधिक जो है वो जर्मनी के साथ ही हमारा व्यापार है। जर्मनी खुद को भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है, जिसके कारण से जर्मनी और भारत के बीच में व्यापार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए, इतना छोटा सा जर्मनी से हम लोग 50 बिलियन US डॉलर का व्यापार करते हैं और आने वाले क्षेत्र में इसे और भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर EU के साथ में फ्री ट्रेड हमारा नहीं होता है तो हम जर्मनी के साथ में कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। हालांकि EU के साथ ही हो जाएगा, फरवरी मार्च तक माना जा रहा है कि साइन हो जाएगा यूरोपियन यूनियन के साथ में, जो बहुत ही बड़ा बाजार होगा भारत के लिए। अमेरिका पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद प्रौद्योगिकी, नवाचार, विज्ञान और अनुसंधान में भी हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। ये पूछा जाएगा आपसे, जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, ये पूछा जाएगा। हमारे सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से, हमारे संबंधों के चरण कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन। आप वहाँ पर बताएंगे इस प्रकार से। देखिए क्या है, नवाचार आधारित स्वरूप से तेजी और हुआ है भाई हमारे संबंधों में। सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, हेल्थ, जैव अर्थव्यवस्था, उभरती प्रौद्योगिकी, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम सहयोगों को स्थापित कर रहे हैं। भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र IGSTC के विस्तार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत विनिर्माण और सतत उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इस प्रकार के उत्पादों को बनाने में भी हमने रिसर्च और इत्यादि चीज़ों में एक साथ काम करने का प्रयास किया है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भारत और जर्मन प्रौद्योगिकी केंद्र का विस्तार भी किया जा रहा है, किसके लिए, टेक्नोलॉजी और अन्य जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनमें सहयोगों को स्थापित करने के लिए। हरित और सतत विकास साझेदारी भी हम लोग कर रहे हैं। हरित और सतत विकास, जिसमें जर्मनी को 10 अरब यूरो की प्रतिबद्धता 2022 से 2030 में लगभग 5 अरब यूरो 2026 के मध्य तक पहले ही खर्च आवंटित किए जा चुके हैं। कहा गया है कि जर्मनी भारत के साथ सहयोग करेगा और भारत को तकनीकों के ट्रांजिशन के फेज में मदद करेगा। यानी कि अभी जो हम तकनीकी उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्नत तकनीकों को अपनाने में, विस्तार करने में हमारी मदद करेगा जर्मनी, आर्थिक मदद करेगा, क्योंकि वो डेवलप्ड देश हैं और उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मदद करें वो। यह साझेदारी जलवायु परिवर्तन के समन, अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत गतिशीलता, जैव विविधता, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कौशल विकास का समर्थन करती है और इसी कारण से भारत और जर्मनी के बीच में ये सहयोग स्थापित हुआ है, जिसमें ऐसे तकनीक, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा जो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हों। भारत और जर्मनी ने UN क्लॉज के तहत तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित एक स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए समर्थन की भी पुष्टि की है, जिसके कारण से इंडो पैसिफिक एरिया में जर्मनी के सहयोग को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जर्मनी भी इंडो पैसिफिक एरिया में आए, यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। तो अनक्लॉज क्या है, समुद्री लॉ है दुनिया भर का, जिसका पालन कौन नहीं करता है, तो चीन नहीं करता है, लेकिन क्या अमेरिका करता है? फिलहाल तो इंडो पैसिफिक हम लोग चीन की बात कर रहे हैं, तो चीन इसका पालन नहीं करता, इसलिए हम इस प्रकार की चीज़ें हर जगह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित, स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित इंडो पैसिफिक होना चाहिए। इसमें जर्मनी भी सहयोग करेगा, तो इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सहयोग के क्षेत्र। कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे भू राजनीतिक मतभेद है। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत और जर्मनी बिल्कुल ही अलग अलग रखते हैं राय। भारत जो है वो निंदा नहीं करता है, वहीं पर जर्मनी जो है वो खुलकर निंदा करता है। हालांकि जर्मनी रूस से बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस भी लाता है, तेल पाइप बिछा करके रूस से बहुत सारे मात्रा में नेचुरल गैस और तेल वहाँ से लिए जाते हैं। आर्थिक और व्यापार की चुनौतियाँ भी हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये अगर लागू हो जाता है जर्मनी और EU के साथ, भारत को व्यापार करने में कठिनाई लाएगी, क्योंकि कार्बन टैक्स है एक प्रकार से, और ये अप्रत्यक्ष संरक्षणवाद का एक उदाहरण है, इनडायरेक्ट तरीके से संरक्षणवाद का एक उदाहरण है, जिसमें आप अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कार्बन टैक्स इत्यादि चीज़ों को लागू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे और जर्मनी के संबंधों में। रक्षा और सुरक्षा में असमानताएं हैं। रक्षा सहयोग में सीमाएं, भारत रूस से हथियार खरीदता है, जबकि जर्मनी नाटो का सदस्य देश है, जिसके कारण से हम दोनों के बीच में कभी भी इस स्तर पर वार्तालाप अभी भी नहीं पहुँच पाई है जहाँ पर होना चाहिए था। आतंकवाद की निंदा भले करता है जर्मनी, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर अपनी तटस्थता बनाए हुए रखता है, जो एक चुनौती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिसे ज़रूर याद रखिएगा। वैश्विक और पर्यावरणीय चुनौती भी है। जर्मनी अभी भी पुराने तकनीक का खुद भी उपयोग करता है, जबकि दूसरे देशों के साथ वो उम्मीद करता है कि भाई आप नए मॉडर्न टेक का उपयोग करें।
तो जर्नी के बारे में हमने क्या क्या देखा, उसके संबंध के चरणों को देखा हमने, 51 का देखा, 1970 देखा, 1991 देखा, 2000 देखा, 2010 देखा, ये सारे हमने 6 चरणों को पढ़ा। फिर हमारे सहयोग के क्षेत्र हमने देखे, 4 चुनौतियां भी आपको दिखा दी मैंने। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे जो है इंद्रपुरी बैराज के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या है वो टॉपिक है कि बिहार कैबिनेट क्लियर इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट अप्रूव 43 इनिशिएटिव, जिसमें इंद्रपुरी बैराज को लेकर के जो प्रोजेक्ट था, जो MOU था, वो साइन हो गया है और 43 नई पहलों को भी अनुमति दी गई कैबिनेट के द्वारा। तो उन 43 पहलों को तो हम लोग नहीं देखेंगे, वो सरकार का डे बाय डे का काम होता है, उसे क्या देखना। लेकिन इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को ज़रा हम लोग देखेंगे क्या है, कहाँ पर है और क्या क्या चीज़ें इसमें, कब बनाया गया था, क्या है चीज़ें, हर चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, इंद्रपुरी कैबिनेट ने राज्य जल संसाधन विभाग की योजना को मंजूरी दी। इसमें सिंचाई व अन्य उद्देश्यों के लिए जल साझाकरण के लिए झारखंड के साथ MOU शामिल है। यह केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल साझाकरण समझौते के मसौदे की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। परियोजना का प्रभाव, यह परियोजना भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया, अरवल के 8 जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी। आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा किन किन जिलों पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ पर है ये बैराज। जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाएगा आपसे। सोन नदी के बारे में क्या क्या जानते हैं, कल जो इंटरव्यू का सेशन हुआ तो उसमें मैंने पूछे थे ये सब सवाल। सोन नदी के बारे में क्या क्या जानते हैं, कहाँ से निकलती है सोन नदी, जहाँ से सोन निकलती है वहाँ से कोई और नदियाँ भी निकलती है क्या। दक्षिण बिहार में दक्षिण की तरफ से गंगा जी में आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है प्रमुख, उसके बारे में बताएं। सोन नदी की लंबाई कितनी है, या बैराज कहाँ पर है, किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें आपसे फैक्ट के तौर पर डायरेक्ट इंटरव्यू में रैपिड फायर जैसे पूछे जाते हैं, एक के बाद एक सवाल। ठीक है। पृष्ठभूमि क्या, 1973 के त्रिपक्षीय वन सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी के जल का 7.7 मिलियन एकड़ फीट का अधिकार मिला था। 2000 में बिहार के विभाजन के बाद झारखंड ने अपना हिस्सा मांगा और परियोजना की सहमति नहीं दी। उसके बाद से अब इसमें हाल ही में अमित शाह जी ने झारखंड की यात्रा की, जिसके बाद से इस परियोजना के लिए हरी झंडी दी गई है। ये देखिए बिहार है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या बिहार, इसमें ये वेस्ट बंगाल आ गया, ये वेस्ट बंगाल है, ये तो बांग्लादेश है, और ये अपना झारखंड है, ये झारखंड है, दिख रहा होगा, ये झारखंड है। ठीक है। कहीं पर मैप इसका अवेलेबल नहीं था तो इसके कारण से मुझे गूगल मैप से ही लेना पड़ा ये। तो ये जो है ना, यहीं पर है इंद्रपुरी बैराज। ये देख रहे हैं, ये सोन नदी जा रही है बह के, पटना के समीप में मिल रही है, तो यही है इंद्रपुरी बैराज, यहीं पर है इंद्रपुरी बैराज। इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, क्या है। बिहार और झारखंड के बीच में सोन नदी पर एक महत्वपूर्ण सिंचाई व जल भंडारण योजना है। यह रोहतास जिले बिहार में स्थित है और मूल रूप से कदवान जलाशय के रूप में जाना जाता था। मूल नाम इसका क्या था, कदवान जलाशय था। मुख्य रूप से रोहतास के समीप में यहाँ पर स्थित है और मुख्य रूप से इसको पहले जो है वो कदवान जलाशय के रूप में जाना जाता था। परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्या होता है किसी भी जलाशय परियोजना का उद्देश्य, बिना पढ़े भी बता सकते। पहला हो सिंचाई होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा, क्या जल का संरक्षण होगा, और क्या हो सकता है, जल विद्युत बनाना हो सकता है, और भी एक हो सकता है पर्यटन हो सकता है। अब जलाशय बनेगा तो लोग वहाँ घूमने नहीं जाएंगे, पिकनिक बनाने, रील बनाने जाएंगे वहाँ सब। तो 13 जनवरी 2026 को बिहार कैबिनेट ने झारखंड के साथ जल साझाकरण के MOU को मंजूरी दे दी है और साइन हो गया है। इसके इतिहास के बारे में ज़रा शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। 1873-74 में सोन नदी पर देहरी में पुराना अनीकट बनाया गया था, जो भारत की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक था। 1960 के दशक में इंद्रपुरी बैराज का निर्माण शुरू हुआ। 1968 में पूरा हुआ। यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है। 1407 मीटर लंबा यह बैराज है। बैराज जो होता है जल को रोकने के लिए बनाया जाता है बैराज। 1973 में बाण सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी के जल का 7.7 मिलियन एकड़ फीट आवंटित हुआ कि भाई आप यूज करो। अमरकंटक से निकलती है ना सोन, इसके कारण से। फिर अब 2000 में क्या हुआ, बिहार विभाजन, झारखंड ने अपना हिस्सा मांगा, जिससे परियोजना रुक गया। मूल नाम कदवान जलाशय था, जिसे इंद्रपुरी नाम दिया गया। 10 जुलाई 2025 को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विवाद को सुलझाया गया।
अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ था जिसमें इसको सुलझाया गया और अब इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। सोन नदी पर कदावन, गढ़वा जिला झारखंड और मटियावा, रोहतास जिला बिहार के बीच 3.9 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा बांध यह बनाया जाएगा। पूर्ण जलाशय स्तर 169 मीटर, अधिकतम जल जो 171 मीटर तक, न्यूनतम डाउन, ये टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार को 5.75 और झारखंड को 2 MAF मूल रूप से जल जो है वो दिया जाएगा। बाकी सब विद्युत उत्पादन का काम भी किया जाएगा। इसका महत्व क्या है, तो महत्व ही आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम और मेंस दोनों एग्जाम में। महत्व प्रीलिम में जो पूछा जा सकता है कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो इस सोन नदी जहाँ से बहती है, पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है आपसे। तो उन ज़िलों के बारे में बताएं, कहाँ इसका मुहाना है और कहाँ से यह निकलती है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसकी लंबाई कितनी है ये पूछा जा सकता है आपसे। 8 ज़िले भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल, इनमें सिंचाई में मदद मिलेगी। सोन नहर प्रणाली को स्थिरता प्रदान करेगी। बाढ़ नियंत्रण होगा, जल विद्युत का उत्पादन होगा, आर्थिक विकास होगा, सिंचाई, रोजगार सृजन, पर्यटन इत्यादि चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बाकी पर्यटन की चर्चा तो हमने कर ही दी और काफ़ी बेहतर रहेगा ये। अब जरा सोन नदी के बारे में भी देखेंगे हम लोग कि सोन नदी क्या है। भाई, सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो मध्य भारत बहती है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है उत्पत्ति? अमरकंटक पठार से होती है। अमरकंटक जो है ना वो इस प्रकार से है, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है, सोन, नर्मदा इत्यादि नदियाँ। यह नर्मदा नदी के पास से ही निकलती है। 784 किलोमीटर की यह लंबाई है इसकी। बिहार में कितनी है ये आप मुझे बताएंगे। मुख्य सहायक नदियाँ पुनपुन, रिहंद, घाघर और कोयल है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। भौगोलिक विशेषता मुख्य रूप से बिंद और छोटा नागपुर के पठारों से होकर के बहती है, जिससे पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों से यह सोन नदी गुजरती है। तो इसके बारे में भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। बिहार में इसकी कितनी लंबाई है ये आप मुझे बताएंगे। बिहार में किस ज़िले से प्रवेश करती है ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और देखिए ज़रा, और तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है। तो आज का मुख्य रूप से ये 2 टॉपिक था। एक जहाज़ वाला टॉपिक है, ट्रेडिशनल वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। खास तौर से भारत और जर्नी के संबंधों को डिटेल में पढ़ लीजिएगा आज। बाकी के घटनाक्रमों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।